हमारी वन शॉट रिवीजन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। क्विक चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और बहुत आसान भी है समझने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। अब यहाँ पर देखिए, चैप्टर बिगिन होता है विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमारा जो ये प्लेनेट अर्थ है, ये प्लेनेट अर्थ 3/4 वाटर से कवर है। हमारी इस 3/4 वाटर कवरिंग में सिर्फ कुछ परसेंट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वाटर इज फ्रेश वाटर रिसोर्स। अगर हम देखें तो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ये फ्रेश वाटर हमें मेनली कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं सरफेस रन ऑफ से, ग्राउंड वाटर से और आइस कैप्स और ग्लेशियर की फॉर्म में। सरफेस रन ऑफ तो आप सभी समझते होंगे, हमारी धरती की ऊपरी सतह के ऊपर जिस भी फॉर्म में पानी बहता या इकट्ठा होता है उसे हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। जमीन के नीचे ग्राउंड वाटर टेबल भी पानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है जहां से फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। फिर पानी हमारे लिए एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या इसका ओवर कंजम्पशन कर सकते हैं। कई सारे अगर हम ये चीज समझें कि रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास में पानी को अनलिमिटेडली यूज करने की एक फ्रीडम हमें मिल रही है। हर बार जब भी मानसून सीजन या बरसात आती है तब हमारे सरफेस और ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रिप्लेनिश होते हैं काफी हद तक। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इनका रिचार्ज और रिप्लेनिश होना भी एक तरह से मुश्किल होता जा रहा है। तो आइए अब हम समझते हैं चैप्टर में आगे इस इंट्रोडक्शन के अलावा और क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है चैप्टर का वाटर स्कैर्सिटी। हम जनरली जब भी वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे कई सारे एरियाज आ जाते हैं जहां पर रेनफॉल कम है, सूखा बियाबान इलाका है, ड्रॉट प्रोन एरिया है, या डेजर्ट जैसी यानी रेगिस्तानी इलाकों जैसी इमेज हमारे दिमाग में बनने लगती है। लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है स्पेस पर और टाइम पर भी। फॉर एन एग्जाम्पल, कौन सी जगह पर पानी कितना बरस रहा है, कितना एनुअल और सीजनल प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल और वहाँ के आसपास के क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिकल फैक्टर्स भी पानी की अवेलेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डेजर्ट रीजन है, काफी कम बारिश होती है, बहुत कम मिनिमम बारिश के साथ में डेजर्ट रीजन के लोगों को सर्वाइव करना पड़ता है। वहीं फॉरेस्ट एरिया, माउंटेन इलाके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर टोपोग्राफिकल फैक्टर, नेचुरल वेजिटेशन और क्लाइमेटिक कंडीशन इतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन एनुअल रेनफॉल रिसीव करते हैं इस वजह से कि ये दुनिया के वेटेस्ट प्लेस में से एक है, मौसम एंड चेरापूंजी। तो आप ये समझ सकते हो कि पानी के जो स्रोत है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है, वो स्पेस और टाइम पर डिपेंड करती है। और वाटर स्कैर्सिटी मेजरली डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे: ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग्स द सोशल ग्रुप, ओवर यूटिलाइजेशन यानी कि हमें जितनी जरूरत है पानी की हम उससे कई ज्यादा पानी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स डाल रहे हैं, गार्बेज डंप कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज यानी मान लीजिए खेतों में अगर हमें पानी के लिए, सिंचाई के लिए पानी की अगर हमें जरूरत है, हमने ट्यूबवेल रन करके छोड़ दिया और पानी ओवर इरिगेशन की वजह से एक्सेसिव यूज में बर्बाद हो गया। वहीं अगर हम बात करें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स द डिफरेंट सोशल ग्रुप, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अमीर और मिडिल क्लास लोग जो कॉलोनीज और बड़े बड़े अच्छे हाउसिंग्स में रहते हैं वहाँ 24/7 वाटर सप्लाई है, टैप ऑन करो पानी के। वहीं स्लम एरिया में पुअर लोगों के लिए पानी की अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि वो उन बेचारों को म्यूनिसिपैलिटी के नल या फिर टैंकर्स के सामने घंटों लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है और उन्हें अपनी जरूरत का पानी भी नहीं मिलता। इसी को हम अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ऐसा हो सकता है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर पानी की बहुतायत है पर फिर भी वो जगह वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रही है। एग्जाम्पल है दिल्ली। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा पानी अवेलेबिलिटी, पर यमुना जैसी एक मेजर रिवर दिल्ली आगरा जैसे शहरों के पास से गुजरती है। पानी की अवेलेबिलिटी के साथ साथ पानी में इतनी गंदगी और क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो इतना बैड है कि उस पानी का इस्तेमाल किसी भी काम के लिए नहीं किया जा सकता सिवाय ड्रेनेज के, पानी के निकास के। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं हमारे आसपास जिनको हमने एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से हम कह तो सकते हैं कि वहां पर वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन वो कंज्यूमेबल नहीं है। वाटर स्कैर्सिटी क्या है? वाटर स्कैर्सिटी एक सिचुएशन है जहां पर पीने लायक पानी की या कंज्यूमेबल वाटर की कमी होती है। लोगों को अपनी डेली दिनचर्या के लिए भी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो इसको हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है पॉपुलेशन। लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन और अलग अलग सोशल ग्रुप का अनइक्वल एक्सेस वाटर स्कैर्सिटी का एक मेजर रीजन है। आप देख सकते हो, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होगी
तो पॉपुलेशन के लिए हमें फूड प्रोडक्शन मोर करना पड़ेगा। ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर जो है वो हैवी यूजर बन जाएगा वाटर का। पानी के ऊपर काफी बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है हमारा एग्रीकल्चर। जमीनों को सिंचाई की जरूरत है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, लोगों के लिए अनाज का प्रोडक्शन करना है। इन सारी सिचुएशन में आप देख सकते हो कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से एग्रीकल्चर के थ्रू अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के लिए किस तरह से वाटर रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड रीजन फॉर वाटर स्कैरसिटी इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को बहुत कंज्यूम करती है। फिनिश प्रोडक्ट्स, कोई भी सामान जो हम डेली इस्तेमाल के लिए यूज कर रहे हैं, डेली इस्तेमाल के लिए जो बन रहा है, हर एक ऐसे प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मेटल इंडस्ट्री हो, चाहे और भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह हो, इन सब में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतने ही ज्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का कंजम्पशन। तो हम ये एक चीज यहाँ पर भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज भी वाटर का हैवी यूजर होती है। दूसरा तरीका है इंडस्ट्रीज के थ्रू वाटर के हैवी यूसेज का, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए, बिजली की खपत होती है बहुत। यहाँ पे बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इंडिया के अंदर टोटल मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो 22% अलोन हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसके प्रोपोर्शन को कंप्लीट करती है। यानी भारत में इस्तेमाल होने वाली टोटल बिजली की खपत का 22% अकेला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, यानी पानी से बनने वाली बिजली। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाटर स्कैरसिटी इन सिचुएशन से क्रिएट हो रही है। तीसरा है पॉपुलेशन का लाइफस्टाइल, यानी अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। कॉलोनीज के घर हैं, गार्डन मेंटेन हो रहे हैं, शावर से हम लोग नहा रहे हैं, 24/7 रनिंग वाटर को हमने डिशवॉशर लगा दिया है उसका इस्तेमाल करने के लिए। कपड़े धुल रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, पोर्च को रनिंग वाटर से धो रहे हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स 3-4 उनको रनिंग वाटर से पाइप लगा के धोया जा रहा है। ये सारी जो सिचुएशन है ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में जनरेट होती है। अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन भी वाटर स्कार्सिटी के मेजर रीजन है। वाटर स्कार्सिटी में क्वालिटी ऑफ वाटर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिन एरियाज के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन पानी की क्वालिटी इतनी खराब है कि एम्पल अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर के बाद भी वहां पर वाटर स्कैरसिटी होती है। तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ वाटर पे भी। अगर आप देखें तो हम अपने घरों के डोमेस्टिक वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, या फिर जमीन के ऊपर एवे बिना ही ट्रीट किए हुए कचरे को डंप करने से अंडरग्राउंड वाटर टेबल कंटेमिनेट करना हो, पोल्यूशन होना हो, ये सारी चीजें क्वालिटी ऑफ वाटर को डिटरमाइन करती है। अब वाटर कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? इंपॉर्टेंट हमारी लाइवलीहुड के लिए है, हमारे हेल्थ हैजार्ड से हमें सेफगार्ड करने के लिए। पानी हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हमें 10 और बीमारियों के पास ले जाती है। पानी प्योर है, हम हेल्दी हैं। कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, साफ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हजारों बीमारियां हमारे अंदर जनरेट होती है। अगर हम पानी की सुरक्षा नहीं करेंगे, उससे संरक्षित नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए हेल्थ हैजार्ड क्रिएट करेगी। एग्रीकल्चर के लिए, सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आएगा? अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो हम फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए पानी की जरूरत है। हमारी लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए हमें पानी की जरूरत है। हम ऑफिस में काम करें, वाटर रिक्वायर्ड है। हम खेतों में काम करें, वाटर रिक्वायर्ड है। अगर हम कंस्ट्रक्शंस में काम करें, वाटर रिक्वायर्ड है। हर तरफ पानी की हमें जरूरत है। हमारे लाइवलीहुड के लिए पानी बहुत जरूरी है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट है पानी को कंजर्व करने की जो हमारी जरूरत है, वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जब इस प्लेनेट पे पानी की अवेलेबिलिटी ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि कंडीशन कितनी भयावह हो सकती है। इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए पानी का होना, एक्वेटिक एनिमल्स का होना, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, they are impoverishing the resources around us, and that is how we have to deal with it by only proper conservation method. Conservation not only dependent on the traditional method, but also meaningful and simplest affordable methods are also important for conservation. अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमारे आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो भारत में सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जैसे डैम्स हुए, स्टोन्स रबल से बने हुए छोटे छोटे एम्बैकमेंट्स, स्मॉल हाइट के जो डैम्स होते हैं, रिजर्वॉयर्स और लेक्स, कनाल्स, इरिगेशन के लिए जो बनाई जाती है, ये सारे हमारे लिए सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक वाटर स्ट्रक्चर है। हाइड्रोलिक का मतलब
पानी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, पानी को डायरेक्ट रिटार्ड करना, ये सारी चीज़ें हम सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू कई समय से पहले से करते आ रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम आज भी उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, फिर श्रृंगवेरापुरा इलाहाबाद में 1st सेंचुरी बीसी का रिवर गंगा के बाढ़ के पानी को चैनलाइज करने का एक सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम को बहुत बड़े पैमाने पर बनाया गया। ओडिशा, नागरकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन सभी में सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन का वर्क है। यहाँ पर चैनल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सब का काम इन सभी स्टेट्स में देखने को मिलता है, जो बहुत पुरानी शताब्दियों को बिलोंग करता है। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक में से एक है, जहां पर पानी को रिजर्व करके रखा गया। हौज खास सिरी फोर्ट एरिया के अंदर 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया एक वाटर टैंक। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जितने भी 5 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आपको हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में बताना है विद एग्जाम्पल। डैम्स, डैम्स के पर्पस क्या है, इसके फायदे क्या है? सबसे पहले रिवर वाटर को और रेन वाटर को कलेक्ट करना, इरिगेशन की तरह इस्तेमाल करना, वाटर को इम्पाउंड यानी कि इकट्ठा करना, ये सारी चीजें डैम्स के थ्रू की जाती थी। आज डैम्स सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होते हैं, जिनका इस्तेमाल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूसेज में होता है, बल्कि डैम्स को फ्लड कंट्रोल करने, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है सतलज ब्यास रिवर बेसिन, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, हीराकुड महानदी पे। यहाँ पर इनकी कोई पिक्चर है, कुछ पिक्चर्स हैं, भाखड़ा नागल की देखिए, हीराकुड की देखिए। डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्यों कहा जाता है? इंडिपेंडेंस के बाद में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे कई तरह की सिचुएशन का सॉल्यूशन का समाधान मिल रहा है, कई तरह के पर्पस जिससे सॉल्व हो रहे हैं, उन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को प्राउडली टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करके विलेज इकोनॉमी को ही कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पर एनर्जी की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, वहां वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करके ये अर्बन इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू जी प्राउडली प्रोक्लेम डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आपको इसमें डैम्स के यूजुअल यूसेज के साथ साथ ये लाइन भी अगर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। डैम्स के मेरिट्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ पर डिमेरिट्स थे। लगातार डैम्स में सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंट्स जो अगर जो रेजर्वॉयर है डैम्स के पीछे, जो लेक बन जाती है, बड़ा पानी का एक एरिया बन जाता है, अगर रेजर्वॉयर के नीचे सेडिमेंट्स जाके इकट्ठे होते रहेंगे तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, बाढ़ बहुत जल्दी आएगी। जमीन में सेडिमेंट्स के इकट्ठे होके उनके रॉकियर फॉर्म में कन्वर्ट होने से, यानी पत्थर की जैसे स्ट्रॉन्ग और बहुत ही सख्त हो जाने की वजह से फ्लोरा, वहां की जो छोटे छोटे से एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा, बिकॉज दे कैन ओनली लिव इन द लूज सॉइल, नॉट द कंसोलिडेटेड रॉकियर बेड। Then dams are also fragmenting rivers, and that is very difficult for the aquatic flora and fauna for moving and specifically spawning. Spawning मतलब ब्रीडिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह रिवर्स को के बीच में डैम्स बनते हैं, तो एक्वेटिक लाइफ जो है, जितने भी मछलियां वगैरह एक्वेटिक एनिमल है, वो माइग्रेट नहीं कर पाते। उनकी स्पॉनिंग यानी कि उनकी जो ब्रीडिंग है, जहां पर वो अंडे वगैरह एग्स वगैरह ले करते हैं, वो भी डिस्टर्ब होती है। रिजर्वॉयर जो है वो पीछे की तरफ जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, फैलते जाते हैं, पीछे की तरफ जो वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल हैबिटेट है, उसको सबमर्ज करते हुए जाते हैं। ये कई तरह के एनवायरमेंटल मूवमेंट का भी रीजन बने, क्योंकि हर कोई इंसान मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स को फायदेमंद नहीं मानता। तहरी आंदोलन हुआ, रिवर गंगा पेटोलिस डैम तहरी के अगेंस्ट, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मूवमेंट हुआ, ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे किए गए आंदोलन है, जिनकी वजह ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इरिगेशन या क्रॉपिंग पैटर्न को भी डैम्स ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर दिया है। पुराने समय में पानी की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से जो डैम मतलब जो किसान थे वो प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते थे, जिनमें मानसून के पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता था। अब डैम्स इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो कमर्शियलाइज क्रॉप्स किसान ज्यादा उगाने लगे और क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया। सॉइल के सैलिनेशन की वजह से पानी इकट्ठा होकर रुका रहता है, पानी बहता नहीं है, तो पानी के ना बहने की वजह से धीरे धीरे सॉइल के अंदर, आसपास के एरिया की जो सॉइल है उसके अंदर सैलिनेशन इंक्रीज होने लगता है, सॉइल कंटेंट बढ़ने लगता है। लोगों के बीच में डिफरेंसेस और डिस्प्यूट का रीजन बनता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्सेप्ट। गुजरात के साबरमती बेसिन में फार्मर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था कि अर्बन एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की बजाय हमें ज्यादा पानी दीजिए, क्योंकि हमें जरूरत है खेती करने।
नर्मदा बचाओ आंदोलन कईयों की बुक में है, नहीं है, पर मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ लेना। नर्मदा बचाओ हो, सरदार सरोवर हो, कृषि सिंचाई योजनाओं एक्सेट्रा। नर्मदा बचाओ आंदोलन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, ये एक ऐसा आंदोलन था जो नर्मदा के ऊपर बनाए जाने वाले सरदार सरोवर डैम के प्रोटेस्ट में किया गया। यहाँ पर एनवायरमेंटलिस्ट मेधा पाटेकर और कई सारे सोशल एक्टिविस्ट वगैरह ने मिलकर ट्राइबल लोगों के साथ में इस आंदोलन को स्टार्ट किया, और ये सरदार सरोवर डैम जो है उसके ऊपर बनने वाली जो बांध है इसका प्रोटेस्ट करने लगे। नर्मदा के ऊपर बनने वाले सरदार सरोवर डैम का ये प्रोटेस्ट करने लगे। इसके लिए इनका मानना ये था कि सरदार सरोवर डैम के बनने से वहां की जनता को रिहेबिलिटेट होना पड़ेगा, उनको रिलोकेट होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा, फ्लोरा एंड फौना को नुकसान आएगा, एक्सेट्रा। लेकिन सरदार सरोवर डैम जब बना नर्मदा रिवर इन गुजरात पे, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट हुआ इंडिया के 4 स्टेट्स को कंबाइन करके। क्वेश्चन आ सकता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में 9,419 विलेजेस और 173 टाउन्स, इन राजस्थान 124 विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोवाइड कर। डैम्स को हम ये भी मान सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे लिए डैम्स का एक्सप्लेनेशन है। डैम्स एक फ्लोइंग रिवर के ऊपर या वाटर के ऊपर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पानी को रिटार्ड करता है या रिवर के फ्लो को डायरेक्ट कर देता है, और एक रिजर्वॉयर, लेक और इंपाउंडमेंट क्रिएट करता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हाइट कम है, ज्यादा है, हाई डैम, लो डैम, सॉरी मीडियम और लो डैम्स हो सकते हैं। मटीरियल के बेसिस पे इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, एम्बैकमेंट डैम्स और मेसनरी डैम्स जिनमें लोहे पत्थर ईंट का इस्तेमाल हो रहा है। सेवरल सब टाइप्स के साथ में डैम्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में आपको और भी एग्जांपल्स लर्न करने चाहिए। कृष्णा गोदावरी वाटर रिवर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में, कोयना रिवर के वाटर के बारे में भी डिस्प्यूट्स हुए थे और ये जो महाराष्ट्र, ये जो किसान है उनको एग्रीकल्चर के लिए वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो चैनल्स क्रिएट करने पर वहां के लोगों की पानी की अवेलेबिलिटी के कम होने की वजह से रिवर डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए। अब देखो प्रोजेक्ट्स में ऑब्जेक्शन क्यों खड़े किए जाते हैं। यहाँ पर ये जितने भी प्रोजेक्ट्स बने मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इनसे जो भी पर्पस सॉल्व करने थे उन पर्पसेस की जगह, मतलब ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने कभी भी अपने पर्पसेस को अचीव नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी का इतनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी नहीं हुई, किसानों को इतना कृषि सिंचाई पानी मिलेगा नहीं मिला। तो लोग सोचते हैं कि जिन पर्पसेस के लिए इनको बनाया जाता है जब ये पूरा ही नहीं करते तो उसका फायदा क्या है। दूसरा, डैम्स को फ्लड के पानी को चैनलाइज करने के लिए बनाया गया था कि फ्लड का पानी डैम्स की तरफ आए, रिजर्वॉयर में इकट्ठा हो और यहाँ वहां ना जाके उनको नहर से उन पानियों को एग्रीकल्चरल फील्ड या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए भेज दिया जाए। लेकिन उल्टा हुआ, वाटर रिजर्वॉयर के अंडर सेडिमेंटेशन के प्रोसेस की ज्यादा होने की वजह से पानी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लड रोकना तो छोड़ो, ये फ्लड का कारण बन जाता है। फिर फ्लड ना सिर्फ लाइफ को डिसरप्ट करती है, डैमेज करती है, बल्कि सॉइल इरोजन भी लाती है। सेडिमेंट्स की वजह से सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स जैसे कि सिल्ट, एलुवियम, इन सब की कमी हो जाती है और लैंड का डिग्रेडेशन होने लगता है। और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अर्थक्वेक, वाटरबॉर्न डिजीजेस, पेस्ट, पॉल्यूशन, इन सभी चीजों का भी रीजन बन जाते हैं। अब यहाँ चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अभी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यानी रेन वाटर को, इंडिया के बहुत सारे इलाकों में पानी की तो इतनी अवेलेबिलिटी है और कई जगहों पे पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अब आप ये देखो शिलोंग वगैरह जैसे 7 स्टेट्स के अंदर भी, मेघालय के अंदर सॉरी, आप ये देखोगे कि इतनी पानी के बावजूद भी वहां के लोगों को वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम बहुत ज्यादा काम आते हैं ताकि पानी को सेव करके रखा जा सके। इसी में हम 2 तरीके के मेथड पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट इंडिया में सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के साथ में वाटर हार्वेस्टिंग का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम क्रिएटेड था। हिल और माउंटेन रीजन में लोग पानी को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन चैनल्स बनाते थे, गुल्स और कुल्स नाम से। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लोग ड्रिंकिंग वाटर को पर्टिकुलरली राजस्थान रीजन में स्टोर करके रखा करते थे बरसात के पानी को। फ्लड प्लेन्स बंगाल में लोग इनिडेशन चैनल्स यानी कि ट्रांसपोर्टिंग वाटर चैनल्स बनाते थे ताकि उनका जो फ्लड वाटर है उसका इस्तेमाल खेतों में किया जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एरिड और सेमी एरिड इलाकों में रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जहां पर पानी के अंदर, मतलब मिट्टी को, सॉइल को मॉइस्चराइज करने के लिए, नमी बढ़ाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है और इससे आसपास की जमीन को भी मॉइस्चर मिलता रहता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को खाड़िन या जोहड़ बोलते हैं, राजस्थान में बनते हैं। खाड़िन यानी खड्डा पानी जिसमें इकट्ठा होता है। जोहर्स रेन वाटर को स्लोप्स से नीचे की तरफ एक एम्पाउंडमेंट बनाकर इकट्ठा किया जाता है ताकि पहाड़ी से बहकर नीचे आने वाला पानी इसमें इकट्ठा हो जाए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ रेन का पानी इस स्लाइडिंग रूफ से इकट्ठा होकर स्टोरेज टैंक में आ रहा है
और यहाँ कलेक्शन टैंक में इकट्ठा होने के बाद में एक और ये रिचार्ज वेल है जिससे जमीन का ग्राउंड वाटर वापस से रिचार्ज हो रहा है। यहाँ रूफ टॉप वाटर वापस से इस तरीके से पाइप्स के थ्रू यहाँ आके इकट्ठा हुआ, आगे ये और नीचे जमीन में जाकर इकट्ठा हो रहा है जिसको हैंड पंप की मदद से निकाला जा रहा है। सेमी एरिड और एरिड रीजन राजस्थान में बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं जिन्हें टांका कहते हैं। उन्हीं से एडजॉइनिंग कुछ कमरे बनाए जाते हैं जिनमें लोग गर्मी के दिनों में ठंडक पाते हैं। यहाँ पर पानी को पाइप के थ्रू स्लोपिंग रूप से लाके इकट्ठा किया जाता है। रूफटॉप वाटर को पाइप की मदद से अंडरग्राउंड टैंक तक ले जाया जाता है जिन्हें टांकास कहते हैं, और यहाँ से इस पानी को स्टोर किया जाता है। इसे रेन वाटर या पलार पानी कहते हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर है। फर्स्ट रेन का पानी इकट्ठा नहीं किया जाता, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एसिडिक होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वेस्टर्न राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले बहुत प्रैक्टिस होती थी। इंदिरा गांधी कनाल जिसने सबसे ज्यादा पानी वेस्टर्न राजस्थान को दिया, उसके आने के बाद में लोगों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बंद कर दी। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे घर हैं जिनको इंदिरा गांधी कनाल के पानी का टेस्ट समझ में नहीं आता, तो वो बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं और साल भर उसे एज ए ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है गेंडाथुर, मैसूर में, कर्नाटका में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्रिएट किया गया उनकी वाटर नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। 200 हाउस होल्ड ने 200 मकानों ने इस तरह के सिस्टम को इंस्टॉल किया। गेंडाथुर तकरीबन 1000 मिलीमीटर रेनफॉल से 50,000 लीटर तक पानी वहां के हाउस होल्ड में इकट्ठा हो रहा है और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ के 1 लाख लीटर हो चुकी है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शिलोंग, मेघालय में भी बहुत कॉमन है। जैसा कि मैंने बताया, चेरापूंजी मैसनराम वर्ल्ड के सबसे रेनियस प्लेस, वेटेस्ट प्लेस वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद भी वहां पर पानी की प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से कोई ऐसी जगह नहीं है, पानी बहता और बह के निकल जाता है, पहाड़ी इलाका है। तो वहां के हर एक हाउस होल्ड में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिससे ये लोग पानी की शॉर्टेज को दूर करते हैं। हर एक हाउस होल्ड में सिटी में इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंपॉर्टेंट बताया है और हर एक हाउस होल्ड के लिए इसे मैंडेटरी किया है, वो है तमिलनाडु। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेघालय में 200 साल पुराना टैपिंग स्ट्रीम टप टप करके पानी गिरता है पहाड़ों के अंदर, झरनों वगैरह में। उसके पानी को टैप करने के लिए होलो बैम्बूज यानी खोखले बैम्बूज को ड्रेन की तरह, पाइप की तरह इस्तेमाल करके उससे एक एक ड्रिप बाय ड्रिप गिरने वाली जो बूंद है उसे इकट्ठा करके पेड़ और पौधों में कई दूरी तक ले जाया जाता है। 18 से 20 लीटर पानी इन बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के थ्रू इकट्ठा कर लिया जाता है और 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से पानी को कलेक्ट किया जाता है। तो चिल्ड्रन, यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, 1 वर्ड की भी काफी आ जाएंगे, तो आप अच्छे से मार्क्स इसमें निकाल सकते हैं। मैप वर्क, जैसा कि मैंने आपको बोला कि पूरा एक कंप्लीट मैप वर्क का हम एक पूरा कंप्लीट कंसोलिडेटेड रिवीजन रखेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन इंश्योर करते हैं। थैंक यू सो मच।